हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिग्मा बुक। मेरा नाम है क्षितिज और मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इकोनॉमिक्स ही क्यों? नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं दे रहे मेरे को ये लोग। दरअसल बात यह है कि मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आता है और उतना ही अच्छे से मैं आपको समझा सकता हूँ, इसलिए और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टर्म 1 पास आ रहा है। बहुत पास आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, बहुत पास आ गया है। अब देखो, ये क्रश तो है नहीं जो जितना पास आएगा उतना अच्छा लगेगा। हाल तो ख़राब ही है। तो स्टूडेंट्स के काफ़ी डेंजरस रिएक्शंस हैं इसको लेके। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि रेंचो बाबा ने कहा है, दिल पे हाथ रखो और कहो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं हूं ना। आई मीन हम हैं ना, सिग्मा बुक की टीम। तो चलो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन का है, सोशल साइंस का। हम सिर्फ अभी बात करेंगे इकोनॉमिक्स को लेके। 90 मिनट्स का होने वाला है ये। सेक्शन ए के अंदर 24 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 20 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है। सेक्शन बी में 22 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 18 अटैम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 12 क्वेश्चंस हैं, जो कि केस स्टडी बेस्ड होते हैं। उसमें से अपने को कोई भी 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना है। सेक्शन डी के अंदर 2 मैप बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि मैप दे रखे होंगे, उसके रिगार्डिंग आपको अपने आंसर्स लिखने हैं। तो जैसा कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर मैप नहीं आता है, बाकी देखते हैं अपन। सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं और किसी भी टाइप की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, सारा का सारा कर देना है, भले आता है या नहीं आता है। और इकोनॉमिक्स की बात है, मैं कहता हूँ सब आता है, करवा देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी का मतलब होता है जहाँ पर जो गुड है या जो रॉ मटेरियल है वो प्रोड्यूस हो रहा है या वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट में अपन माइनिंग लिख सकते हैं और प्रोड्यूस के अंदर अपन फार्मिंग कह सकते हैं। जैसे फार्मिंग के अंदर वीट हो गया या कुछ भी अपन जहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं रॉ मटेरियल को, जिससे आगे जाके कोई भी और गुड्स बनते हैं या कोई भी डिश बनती है या कुछ भी बनता है, तो वो प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी में आ जाता है। इसके अंदर 4 ऑप्शंस हैं: बेकिंग, आउटसोर्सिंग, फार्मिंग और बैंकिंग। तो इसका आंसर सीधा सा साफ साफ दिख रहा है हमको कि ये फार्मिंग है। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट population in the 7 and above age group? Net attendance ratio, enrollment rate, literacy rate, dropout ratio. लिटरेसी रेट हमें बताता है कि 7 या उससे ज़्यादा जिसकी भी एज है वो पढ़ लिख सकता है उसके डे टू डे लाइफ में। मतलब सिंपल स्टेटमेंट्स की भी अपन बात करते हैं ना, अगर वो सिंपल स्टेटमेंट भी पढ़ सकता है तो वो लिटरेसी रेट के अंदर काउंट होता है, यानी कि वो एक लिटरेट पर्सन है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिटरेसी रेट। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मीनिंग ऑफ एवरेज इनकम? एवरेज इनकम वो होती है जब किसी कंट्री की ओवरऑल पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाए उसकी ओवरऑल इनकम से, यानी कि द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। ये अपन को बताती है एवरेज इनकम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI? तो अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और इनकम के अंदर, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काउंट होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. Which one of the following is the essence of the statement? Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेवलपमेंट होता है तो किसी ना किसी तरीके से अपने एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट पड़ता है, डिग्रेड होता है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है
वो एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें ये ध्यान दिया जाता है कि अगर डेवलपमेंट हो भी रहा है तो उसके अंदर जो अपना एनवायरनमेंट है उसको किसी टाइप का नुकसान नहीं हो रहा है, वो एकदम सेफ है। उसका आंसर आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फॉल अंडर एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसके अंदर आपकी जॉब सेफ है, आपको रेगुलर इनकम मिल रही है आपकी, तो इसका आएगा डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर। नहीं है, इनसिक्योर जॉब है, रेगुलर बेसिस पे सैलरी नहीं मिलती आपको, वेजेस भी बहुत कम होते हैं, और एक अलग एडवांटेजेस भी होते हैं जैसे कि आपको हॉलीडेज़ मिल जाते हैं या फिर पेड लीव्स होती है, मेडिकल लीव्स होती है, ये सब इसमें नहीं है। एन इंजीनियर गेटिंग ऑल एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, यही है इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं अपन सेक्शन बी की तरफ। टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज असर्शन एंड रीजनिंग। रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। असर्शन क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशंस हाउ मच सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन अ कंट्री। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमें बताता है कि सोशली और इकोनॉमिकली अपनी कंट्री कितनी ज़्यादा डेवलप हुई है। ट्रू, सही बात है। क्या बताता है वो? एजुकेशन में, इनकम में और हेल्थ में। रीज़न क्या दिया है इसका? कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टू कंट्रीज एक्सप्लेन HDI। गलत है तो, है ना? तो बोथ A एंड R आर ट्रू। A तो ठीक है लेकिन R गलत है, तो ये नहीं है। बोथ A एंड R आर ट्रू, ये भी गलत है। A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, ये सही है ना? तो ये रहेगा अपना। ओके, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। लिस्ट वन एग्जाम्पल, अपन को लिस्ट वन के अंदर अपन को जॉब्स दे रखी है और लिस्ट टू के अंदर अपन को सेक्टर्स दे रखे हैं। जॉब्स देख लेते हैं पहले, उसके सामने का अपने को देखना है। जैसे कुरियर जो है वो टर्शियरी सेक्टर में काउंट होता है, ठीक है, तो ये अपना सही है। नीचे वाले देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंगल करेक्ट है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विजय इज अंडर न्यूरिस्ड एज इज वेट इज 45 kgs and his height is 1.78 meters. Find out BMI. BMI होता है kg पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 45 अपॉन 1.78 का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 4.2, 14.2, लेकिन इसमें 14.7 दे रखा है तो अपन उसको टिक कर देते हैं। ओके, तो Rita is an employee of multinational company who gets transferred to different countries after every 3 years of service. She has been given an opportunity to choose one out of 3 countries mentioned in the table above as her next job location. She calculates average income of all these countries as per the given data and choose to be transferred to the country A. तो रीटा ने कंट्री A को चुना है परमानेंट ट्रांसफ़र के लिए। क्यों? क्योंकि कंट्री ए में जैसा कि आप देख सकते हैं 9,500 फर्स्ट आदमी की सैलरी है, सेकंड की 10,500 है, थर्ड की 9,800, चौथे की 10,000 है और पांचवे की 10,200। तो ऑलमोस्ट सेम है ना? किसी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, किसी का ज़्यादा छोटा नहीं है, एकदम सेम चल रहा है। कंट्री बी के अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट की 500, सेकंड की 500, थर्ड की 500, चौथे की 500 और पांचवे की 48,000। बहुत ज़्यादा हाइप चला गया, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। कंट्री सी अगर अपन देखें तो 5,000, 1,000, 15,000, 4,000, 25,000, इक्विटेबल नहीं है बिल्कुल भी। उस सेम कंपनी के अंदर की अपन बात कर रहे हैं। तो रीटा ने सोचा कि अपन चलते हैं कंट्री ए में, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोगों की इनकम है, इसमें 5 लोगों का दिखाया हुआ है, तो उसमें मतलब मैक्सिमम आ गया है, एज एन एवरेज लिया ही है। तो इसके अंदर अपन को देखना मिला कि रीटा ने ए को इसलिए चुना क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोगों की इनकम है वो इक्वल है, मतलब इक्विटेबल है। ये नहीं कह सकता बिल्कुल इक्वल है, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A woman works at a sweet shop in her village on a contract basis and gets merely salary. बहुत मामूली सैलरी मिलती है उसको आफ्टर वर्किंग द एंटायर डे। सोचो तुम पूरे दिन मेहनत कर रहे हो, कोई तुम्हें 50 रुपये दे दे, कैसा लगेगा तुम्हें? दुख होगा ना, इनको भी होता होगा। She doesn't get any holidays or paid leave.
बताओ, छुट्टियाँ ही नहीं है और हम तो मरे जाते छुट्टियों के लिए। Rather, her employer deducts her salary whenever she is absent from work. मामला खराब है। Find out in which of the following sector she is working. पता पड़ रहा है, देखो साफ साफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना। सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में ऐसा नहीं होता, ऑर्गेनाइज होता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। प्राइमरी सेक्टर की अपन बात नहीं करते हैं यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर मतलब यही है, वो भी अनऑर्गेनाइज होता है। लेकिन यहाँ पर अपन बात करेंगे, स्वीट शॉप लिखा हुआ है वहाँ पे, वो फार्मिंग नहीं करिए, स्वीट शॉप लिखा हुआ है, इसलिए अपन अनऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पे टिक करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2017-2018 डेटा, द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वॉज, प्राइमरी सेक्टर में 44% लोग इन्वॉल्व थे, सेकेंडरी में 25 और टर्शियरी में 31। Out of the three sectors, why did the ratio of employment in primary sector high? The most suitable option from the below. Workers in primary sector are underemployed. Underemployed का मैं मतलब बता देता हूँ आपको। Underemployed वो होता है जिसके अंदर, जैसे मान लो आप में कोई पोटेंशियल है, आप में बहुत अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन आपका उस जॉब के अंदर उस पोटेंशियल को पूरा ऑप्टिमम यूज़ नहीं किया जा रहा है। जैसे कि मान लो आप ओवरली क्वालिफाइड हो, आप बहुत अच्छे से क्वालिफाइड हो, सब कुछ है आपके पास में, मतलब स्किल्स है, प्रॉपर सब कुछ है, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है उस जॉब के अंदर। आप चाहते फुल टाइम जॉब हो, लेकिन आपको मिला पार्ट टाइम जॉब है या सीजनल जॉब है। आपकी क्वालिफिकेशन मान लो आपने PhD तक कर रखी है, लेकिन आप पढ़ा स्कूल में रहे हो, तो उसको कहते हैं पर अंडर एम्प्लॉयड। तो वर्कर्स इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। ओके। अंडर यूज ऑफ अ वर्कर बिकॉज द जॉब डजंट यूज द वर्कर स्किल either part time or leaves the worker idle. ऐसा बहुत होता है। A man is employed on a food processing farm where he has to do a lot of his manual work. His wife and daughter also help him in his work on farm every day. Which type of employment is this an example? एक आदमी है जो सीजनल फार्म में बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करता है वो बंदा, बहुत अच्छे खासे, मतलब पूरे दिन लगा रहता है वो। उसकी वाइफ और डॉटर भी है जो उसके उस काम में थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है, थोड़ी बहुत हेल्प करी है उसने, ठीक है। तो अपन इसको कह सकते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मेन काम तो वो मैन कर रहा है, लेकिन बहुत कम, मतलब बहुत छोटा काम वो दोनों कर रहे हैं, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर। ऑप्टिमम यूज़ उनके पोटेंशियल का नहीं हो रहा है, तो वो किस में आएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर। सेक्शन ए और सेक्शन बी अपन देख चुके हैं। CBSE के सैम्पल पेपर्स में सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। यहीं पर अपन इसको एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक सुना हो तो। और अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसे डाल सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना तो मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।